हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भारतीय इतिहास के मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा क्या थी। विदेशी इतिहासकारों ने या विद्वानों ने भारतीय इतिहास लेखन पर क्या आक्षेप लगाए हैं। प्राचीन काल में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के नाम, उन्होंने भारतीय इतिहास लेखन में क्या योगदान दिया है। इसके अलावा भारतीय इतिहास लेखन के जो दृष्टिकोण है, भारतीय इतिहास लेखन की जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है वो क्या क्या है। जैसे पहली जो अप्रोच थी वो ओरिएंटलिस्ट थी, दूसरी इंपीरियलिस्ट अप्रोच, नेशनलिस्ट अप्रोच और कम्युनिस्ट अप्रोच। ठीक है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है भारतीय इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा। ठीक है, तो इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा में ये है कि सामान्यतः यूरोपीय विद्वानों ने या अधिकांश यूरोपीय विद्वानों ने प्राचीन भारतीयों पर यह आरोप लगाया है कि प्राचीन भारतीय विद्वान इतिहास लेखन नहीं जानते थे। ठीक है, उन पे इतिहास लेखन नहीं आता था और वो उनका इस लोक के जीवन की अपेक्षा पारलौकिक जीवन में विश्वास अधिक था। ठीक है, तो विदेशी जो विद्वान थे उनका आरोप था कि प्राचीन भारतीयों पर को इतिहास लेखन नहीं आता था, उन्हें तिथि कर्म का ज्ञान नहीं था, उनका इस लोक के जीवन की अपेक्षा पारलौकिक जीवन में महत्व अधिक था, इसीलिए वो राजनीतिक इतिहास को महत्व नहीं देते थे। ठीक है, तो विदेशी विद्वानों का यह आरोप कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था। ठीक है, भारतीयों को तिथि कर्म का ज्ञान नहीं था। यदि हम इसका निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें और प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करें तो पाते हैं कि विदेशी विद्वानों द्वारा ऐसा कहना कि प्राचीन भारतीयों को इतिहास लेखन नहीं आता था, उनको इतिहास का ज्ञान नहीं था और वे तिथि कर्म के ज्ञान से अपरिचित थे, इस बात से क्या संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है। तो हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि प्राचीन भारतीयों को इतिहास लेखन का पर्याप्त ज्ञान था, उन्हें पर्याप्त ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में जानकारी थी और वो क्या था, सांस्कृतिक इतिहास लेखन पर अधिक बल देते थे। तथापि राजनीतिक इतिहास लेखन भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, और प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रति पूरे तरीके से जागरूक थे। यही कारण है कि इतिहास लेखन को प्राचीन भारत में महत्व प्रदान किया। छंदोगय उपनिषद में इतिहास को 5वां वेद कहा गया और सतपथ ब्राह्मण में इतिहास को क्या है, इतिहास वेद कहा गया है। यदि हम पुराणों का अध्ययन करें तो पुराण कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, पुराण है 18 और प्रत्येक पुराण के 5 विषय हैं। पहला विषय सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा मानव तंत्र, वंशतंत्र और वंशचरित्र, है ना। तो जो सर्ग है इसमें क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की पुनः उत्पत्ति, मानव तंत्र, महायुग, है ना। तो महायुग कृत, त्रेता, द्वापर और कली 4 महायुग बताए गए हैं। तो यूरोपियों का यह कहना कि प्राचीन भारतीयों को तिथि कर्म का या समय का ज्ञान नहीं था, उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि भारत में भी क्या था, महायुग की कल्पना की गई है। तो वो क्या थे, समय और तिथि के ज्ञान से क्या थे, परिचित थे। इसके अलावा वंश और वंश चरित्र, तो वंश में क्या है, ऋषि एवं देवताओं की वंशावलियां मिलती हैं। ठीक है, ऋषि और देवताओं की वंशावलियां मिलती हैं वंश में। और जो वंश चरित्र है, वंश चरित्र में राजाओं के वंश के विषय में विवरण दिया गया है। ठीक है, तो ये शुद्ध रूप से क्या है, राजनीतिक है, राजनीतिक जानकारी मिलती है। वंश चरित्र में पुराणों का जो 5वां भाग है वंश चरित्र, इसमें क्या है, राजाओं के वंशों के बारे में यानी इतिहास की राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक पाजिटर विद्वान थे, उन्होंने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बाद में पोजिटर और एस सी राय चौधरी दोनों ने ही पुराणों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके अलावा प्राचीन काल में अनेक आत्मकथाएं लिखी गई, नाटक लिखे गए, जो प्राचीन अभिलेख और सिक्कों से पर्याप्त ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा भी राजाओं के दरबार में विभिन्न भाट के चारण कवि होते थे,
वो नियमित रूप से क्या था, राजा का इतिहास लिखते थे। इन सब से पता चलता है कि प्राचीन भारतीयों को भी क्या था, इतिहास लेखन का ज्ञान था। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोपीय विद्वानों का भारतीयों पर लगाया गया यह आरोप कि प्राचीन भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था, इस बात से विदेशी विद्वानों के इस बात से या इस मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। प्राचीन भारतीयों को भी इतिहास लेखन का पर्याप्त ज्ञान था, बस ये है कि वो क्या थे, राजनीतिक इतिहास के स्थान पर सांस्कृतिक इतिहास को अधिक महत्व देते थे। ठीक है, अब आगे है प्राचीन भारत में आने वाले विदेशी यात्री। ठीक है, तो देखिए यहां से भी पूछ सकते हैं, प्राचीन भारत में समय समय पर अनेक विदेशी यात्री भारत आए, उन्होंने भारत को जैसा देखा है ना, उसका विवरण भारत के संबंध में प्रस्तुत किया, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले जो भारत में है वो यूनानी विद्वान है ना, तो यूनानी विद्वान ने सबसे पहले भारत आए और उन्होंने क्या है, भारत के इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सबसे पहले थे सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी विद्वान, तो उनमें क्या, नीलियाकस, ओनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस आदि क्या थे, विदेशी विद्वान थे जो सिकंदर के साथ आए और उन्होंने सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का विवरण दिया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला ये भी यूनानी था, मैगस्थनीज। ठीक है, ये भी क्या था, मैगस्थनीज भी क्या था, यूनानी था। मैगस्थनीज क्या था, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और उसने क्या है, इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, यह पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन और राजनीति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, यानी मौर्य शासन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है इंडिया से। ठीक है, इसके बाद आते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में सबसे पहले क्या आता है, फायान। फायान की फूको की पुस्तक। ठीक है, इसने जो बुक लिखी वो फूको की लिखी, और ये है गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत में आया था। ठीक है, दूसरा क्या है, ह्वेनसांग, इसने बुक लिखी CUT, तो है, और ये किसके दरबार में है, हर्षवर्धन के है, हर्षवर्धन के दरबार में आया। इसकी बुक CUT हर्ष काल के समय में भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करता है। इसके बाद अन्य चीनी यात्री इत्सिन तथा मातावालिन, चाउजुकुआ, ये भी भारत में आए थे। ठीक है, तो ये दोनों फायान और ह्वेनसांग बड़े महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी चीनी यात्री भारत है, ठीक है, उन सबका उद्देश्य भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करना था। इसके बाद जो है तिब्बती यात्रियों को कौन था, सारनाथ, है ना। तिब्बती यात्री ये भी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था, और इसकी पुस्तक है कंग्यूर और तंग्यूर। तारानाथ ने लिखी, यह भी भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था। अब आता है अरबी। ठीक है, अरबी यात्री, अरब यात्री कौन था, अल बरूनी। ठीक है, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय तो भारत आया था, उसने जो किताब लिखी तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी। इस समय में इस पुस्तक में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ठीक है, जानकारी मिलती है, हालांकि राजनीतिक जानकारी इस पुस्तक में नहीं मिलती है। ठीक है, अल बरूनी के बाद, ठीक है, ये क्या हो गए, विदेशी यात्री जिन्होंने भारत के प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, हो गया। अब क्या आता है, इतिहास लेखन के दृष्टिकोण, यानी जो इतिहास के लिखने में, भारतीय इतिहास के लिखने में क्या क्या अप्रोचेज है ना, या क्या क्या दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो दृष्टिकोण है प्राच्यविद, ओरिएंटलिस्ट अप्रोच। हालांकि कुछ आपकी बुक में ये साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत दिया गया, लेकिन वास्तव में क्या थी, एक डिफरेंट अप्रोच थी इतिहास लेखन की। तो जब आप आगे जाएंगे बुक में तो आपके साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में पैरा बना के दे दिया गया है, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको क्या है, अलग अप्रोच मिलेगी। ये क्या है, ओरिएंटलिस्ट अप्रोच। ठीक है,
तो आपने अपनी बुक के अनुसार लिखना है तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में लिख देना है, लेकिन ये क्या है, एक अलग अप्रोच है। भारतीय इतिहास लेखन के दृष्टिकोण, और सबसे पहले क्या आती है, प्राच्यविद या ओरिएंटलिस्ट अप्रोच। ठीक है, तो यूरोपीय विद्वान, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट किनको बोलते हैं, सबसे पहली बात तो यही है, ओरिएंटलिस्ट, है ना। तो वे यूरोपियन विद्वान जो प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति से प्रभावित थे, ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यविद कहलाए। वे यूरोपीय विद्वान जो प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति से प्रभावित थे, ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यविद कहलाए। ठीक है, अब क्यों इन प्राच्यविदों ने भारतीय धर्म और संस्कृति का अध्ययन किया? जब भारत में 1765 में, यानी बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना हो गई बंगाल में, तो उन्होंने बंगाल में जब भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई, है ना, तो उसके बाद अंग्रेजों को भारतीय को न्याय प्रदान करने में, उनके विवादों का निपटारा करने में, है ना, भारतीय कानूनों की आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए उन्होंने क्या है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। ठीक है, और उन संस्कृत के ग्रंथों का फिर क्या है, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, ताकि भारतीयों को न्याय प्रदान किया जा सके, उनके विवादों का निपटारा किया जा सके। तो उनकी क्या थी, अपनी एक निजी आवश्यकता थी। भारतीयों का शासन करने के लिए जरूरी था कि यहाँ के धर्म, भाषा, संस्कृति को समझा जाए, तभी तो यहाँ पे शासन कर सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और उनको अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रारंभ किया। तो सबसे पहले एक जो पुस्तक थी मनुस्मृति। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा मनुस्मृति क्या है, कानून की पुस्तक है, ये मनु ने लिखी थी, है ना, और शुंग काल में लिखी गई थी। तो मनुस्मृति मनुस्मृति शुंग काल की रचना है। ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद 1776 में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया। इसके बाद भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी से तेजी से अनुवाद होने का कार्य 1784 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, जब जो है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में कर दी। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने खुद भी कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, यानी संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का। इसके बाद विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो ओरिएंटलिस्ट वो यूरोपीय जो प्राचीन भारतीय धर्म, संस्कृति और इतिहास से प्रभावित थे, वो क्या कहलाए, ओरिएंटलिस्ट कहलाए। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन का जो प्रारंभिक कार्य है वो किसने, ओरिएंटलिस्टों ने सबसे पहले किया। जो भारतीय इतिहास लेखन के प्रारंभ का कार्य सबसे पहले किसने किया, ओरिएंटलिस्ट ने किया। इनका भी उद्देश्य क्या था, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ऐसा नहीं था कि ये भारतीय भावना संस्कृति से प्रभावित थे, ये भी भारत में क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, लेकिन क्या है, ये प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन से क्या है, प्रभावित हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। देखो, जिन यूरोपियन विद्वानों ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व और दृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास का लेखन किया, वो क्या कहलाए, साम्राज्यवादी इतिहास लेखक। और ऐसा इतिहास लेखन क्या कहलाए, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। इन इतिहासकारों का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व और सुदृढ़ता प्रदान करना था। ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को हमेशा के लिए स्थायी बनाना चाहते थे। इनका इसीलिए इन्होंने कहा कि प्राचीन भारत, इसीलिए साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने कहा कि प्राचीन भारतीयों को स्वशासन का अनुभव नहीं था, है ना। जब इन्होंने अपना इतिहास लेखन किया साम्राज्यवादी आधार पर, तो इन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था और ना ही भारतीयों को स्वशासन का ज्ञान था। ठीक है, वो क्या थे, सर्व अधिकारवादी या विदेशी शासन के अधीन रहने वाले थे, है ना। तो सबसे पहले जो भारत के निवासी थे वो द्रविड़ भाषी थे, उन पे अधिकार सिंधु वासियों ने किया। उसके बाद सिंधु वासियों से बाद में आर्य यहाँ पे आए, वो विदेशी थे।
फिर शक पहलव कुषाण विदेशी, ठीक है। उसके बाद राजपूतों को इन्होंने विदेशी सिद्ध किया, फिर मध्यकाल में तुर्क शासक आए, फिर मुगल आए और अब ब्रिटिश शासक आए। तो क्योंकि भारत क्या है, अपने स्वशासन के को नहीं जानते हैं, भारतीय क्या है स्वशासन के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, ये हमेशा क्या है विदेशी शासन के अधीन ही रह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इतिहास का लेखन इस प्रकार किया कि जो भारत में अच्छी चीज आई उसको क्या है विदेशी सिद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जब भारत को स्वशासन का अनुभव ही नहीं है ना, और ये हमेशा क्या रहे विदेशी शासन के अधीन ही रहे, ऐसे में जब भारतीयों को विदेशी अपना शासन करने का ज्ञान नहीं है ना, और हमेशा से ही क्या है ये स्वेच्छाचारी और विदेशी शासन के अधीन रहे, जब वो विदेशी शासन उचित थे तो हमारा भी शासन क्या है उचित है। और हमें क्या है इनको, ये भारतीय क्या है असभ्य है, इन्हें स्वशासन का ज्ञान नहीं है, हमें क्या बनाना है इनको सभ्य बनाना है। हमारे शासन का जो उद्देश्य है वो क्या है भारतीयों को सभ्य बनाना है और उन्हें स्वशासन के योग्य बनाना है ना। इन्होंने क्या किया, इतिहास लेखन का एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि भारत में अंग्रेजी जो शासन है, साम्राज्य है, एक वरदान है, ये भारतीयों को क्या करेगा स्वशासन सिखाएगा, ठीक है। और प्राचीन भारतीयों को इन्होंने क्या किया, हे की दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि भारतीयों को राजनीतिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं था, वो इस लोक के स्थान पर पारलौकिक जीवन पे अधिक महत्व देते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा, ऐसा इतिहास लेखन जो विदेशी साम्राज्य को भारत पर शासन करने को उचित ठहरा था, ठीक है। तो इसलिए क्या था, उन्होंने अपने शासन के औचित्य को सिद्ध किया कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए यहाँ पे हैं, क्योंकि भारतीयों को स्वशासन का ज्ञान नहीं है। इतिहास ये बताता है कि हमेशा से क्या रहे वो स्वेच्छाचारी शासन के अधीन रहे, ठीक है। हमारा भारत पे शासन करने का आधार उचित है, हम भारतीयों को क्या करेंगे सभ्य बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो पहला इतिहास लेखक हुआ उपयोगितावादी था, ये भी जेम्स मिल। तो जेम्स मिल ने क्या लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी, ठीक है। ये 6 खंडों में है, ठीक है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये जेम्स मिल भारत कभी नहीं आया, इसे ब्रिटेन में बैठ के ही पूरे भारत का इतिहास लिख दिया है ना। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता और है जेम्स मिल की, इसकी बुक क्या थी, है 6 खंडों में है, 6 पार्ट्स में है। ये भारत कभी नहीं आया, ब्रिटेन में बैठ के उसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी भारत का इतिहास लिख दिया। इसके बाद इसकी एक विशेषता और है कि इसने भारतीय इतिहास का सबसे पहले काल विभाजन किया है ना। सब प्राचीन इतिहास को इसने कहा हिंदू काल, मध्यकालीन भारत को इसने बोला मुस्लिम काल, और आधुनिक भारत को इसने कहा ब्रिटिश काल, ठीक है। तो इसके आधार पर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल भारतीय इतिहास का 3 कालों में विभाजन कर दिया है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाना, क्योंकि प्राचीन काल हिंदू काल, फिर भारतीयों को किसने, मुस्लिमों ने अपने अधीन बना लिया। भारत में जो भी जड़ता आई वो क्या है मुस्लिम शासन के अधीन आई है ना। तो एक तरीके से हिंदू, मुस्लिम और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना था इसके इतिहास लेखन का उद्देश्य, ताकि इतिहास सांप्रदायिकता को बढ़ाकर अंग्रेजी साम्राज्य को हमेशा के लिए स्थायित्व प्रदान कर दिया है ना। तो जेम्स मिल। अगला क्या है, वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ ये भी साम्राज्यवादी इतिहासकार था, इसने, ठीक है। अब आता है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर, ठीक है, इन्होंने मैक्स मुलर ने क्या लिखा, द सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट सीरीज करके इन्होंने उस भारतीय प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, ठीक है, मैक्स मुलर ने, है ना। इसके बाद था मैकाले और एल्फिस्टन, ये भी क्या थे साम्राज्यवादी इतिहास लेखक थे, ठीक है। अब इतिहास लेखन का एक अन्य दृष्टिकोण आता है, वो है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। अंग्रेज अपने साम्राज्यवादी हित के लिए भारतीय इतिहास का क्या कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे, है ना, अपने तरीके से लिख रहे थे। उनकी इसी भावना को राष्ट्रवादियों ने समझ लिया। उन्होंने समझा कि जब अंग्रेज अपने साम्राज्यवादी हित के लिए भारतीय इतिहास का दुरुपयोग कर सकते हैं, तो क्यों ना हम राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए अपने भारतीय इतिहास का सदुपयोग करें, है ना। तो इन्होंने क्या है, भारत में राष्ट्रवादी भावना बढ़ाने के उद्देश्य से क्या किया, इतिहास लेखन किया, ठीक है। और अंग्रेजों के जो इतिहास लेखन था उसका तर्कों के आधार पर उसको काटा और बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे प्राचीन काल में वो भारतीय थे, आर्य भी भारतीय मूल के थे, भारत से विदेशों में थे,
इसके बाद उसने बताया कि प्राचीन भारत में जो स्वर्ण काल था वो गुप्त काल था, ना कि अंग्रेजों द्वारा बताया गया कुषाण काल। ठीक है, तो ये जो प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, तो सबसे पहले इनमें नाम आता है राजेंद्र लाल मित्र का। इनकी पुस्तक का नाम है इंडो आर्यंस। इसके बाद आरजी भंडारकर, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ दक्कन लिखी। फिर केपी जायसवाल, सबसे महत्वपूर्ण नाम है, इन्होंने पॉलिटी, हिंदू पॉलिटी की रचना की। इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है हिंदू पॉलिटी, पॉलिटी नाम है केपी जायसवाल की। फिर एच.सी. राय चौधरी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, इन्होंने लिखी। फिर काणे हैं, इन्होंने लिखी हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। नीलकंठ शास्त्री, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। और बासम, सबसे महत्वपूर्ण बुक है, कुछ भी लिखी जाती है इनकी, अद्भुत भारत, वंडर दैट वाज इंडिया, वाज रिटन बाय ए.एल. बासम। ठीक है, तो ए.एल. बासम का नाम आता है। तो ये थे राष्ट्रवादी इतिहासकार। फिर है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन, देखो आर्थिक आधार पर इतिहास का लेखन क्या है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन कहलाता है। यानी मार्क्सवादी ने क्या लिखा, आर्थिक आधार पर इतिहास लेखन। ठीक है, जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन का सबसे पहले जो कार्य किया वो कार्ल मार्क्स ने किया। ठीक है, इनकी जो पुस्तक थी वो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास के किसी भी युग की बात की जाए, हमेशा जो इतिहास का विकास हुआ है या जो समाज का विकास हुआ है वो द्वंद्व के माध्यम से हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक युग में उत्पादन की शक्तियों द्वारा, है ना, एक द्वंद्व समाज का निर्माण होता है। प्रत्येक युग में उत्पादन की शक्तियों द्वारा एक सामाजिक द्वंद्व का प्रारंभ होता है। ठीक है, हम हमेशा द्वंद्व कैसे होता है, समाज में दो शक्तियां बनती हैं, एक तो डोमिनेंट वर्ग और दूसरा डिपेंडेंट क्लास। डोमिनेंट और डिपेंडेंट यानी प्रभुत्व साधन संपन्न वर्ग और साधन विहीन वर्ग। दो वर्ग में हमेशा समाज बटा होता है, एक वर्ग जो है साधन संपन्न होता है और दूसरा वर्ग साधन विहीन होता है। जो साधन संपन्न वर्ग है वो क्या है, विभिन्न तरीकों से साधन विहीन वर्गों का क्या करता है, शोषण करता है। इसी कारण समाज में हमेशा क्या है, द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। और ये स्थिति क्या है, हमेशा से इतिहास में बनी रही है। और इसी द्वंद्व के परिणाम स्वरूप समाज का विकास होता है। और समाज का, इसको हम वाद, प्रतिवाद और संवाद से भी समझ सकते हैं। देखो, कार्ल मार्क्स ने कहा कि प्रत्येक युग में उत्पादन की शक्तियों द्वारा एक द्वंद्वात्मक समाज का निर्माण होता है, जिसके कारण समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, एक साधन संपन्न और दूसरा साधन विहीन। ठीक है, तो मार्क्स प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में क्या है, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, चाहे मार्क्स प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। वो बताते हैं कि समाज का विकास जो है वर्ग संघर्ष के माध्यम से ही हुआ है। और संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो नई अवस्था आती है वो क्या होती है, पुरानी अवस्था से श्रेष्ठ होती है। जैसे वो बताते हैं कि वाद उत्पन्न होता है, उस वाद के साथ ही क्या चलता है, प्रतिवाद चलता है, फिर एक नई अवस्था उत्पन्न होती है, वो क्या कहती है, संवाद। तो ये नई अवस्था बनती है, संवाद बनता है, ये प्राचीन दोनों अवस्था से क्या श्रेष्ठ होती है। फिर ये संवाद आने वाले समय के लिए क्या वाद बन जाता है, इसके बाद फिर प्रतिवाद बन जाता है, और फिर क्या आता है, फिर संवाद बनता है। ठीक है, मार्क्स ने बताया, मार्क्स ने अब इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की, है ना। तो उन्होंने क्या है, इतिहास को 5 भागों में बांटा। सबसे पहला भाग आदिम साम्यवाद, ठीक है, दूसरा दास युग, तीसरा सामंतवादी युग, 4th पूंजीवाद और 6th समाजवाद। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इतिहास में चाहे कोई भी युग रहा हो, समाज में यह संघर्ष बना रहा है। अब उन्होंने कहा सबसे पहले आदिम साम्यवाद को ही ले, है ना। उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की, तो उन्होंने कहा समाज की जो सबसे पहली अवस्था थी वो क्या थी, आदिम साम्यवाद थी। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो
संपत्ति का तब तक विकास नहीं हुआ था। जो प्रकृति के संसाधन थे वो सभी के थे। ऐसे में जब निजी संपत्ति का विकास नहीं हुआ, संपत्ति क्या थी? सबकी थी। ऐसे में वर्ग संघर्ष संभव ही नहीं था, क्योंकि प्राकृतिक संपत्ति सबकी थी। ऐसे में संघर्ष की कोई बात ही नहीं थी। तो आदिम साम्यवाद में वाद प्रतिवाद संवाद का कोई स्थान नहीं बनता है। ठीक है। उसके बाद समाज में दूसरा युग बना। वहां पे कुछ बना युग बना कि वो चतुर और शक्तिशाली और धूर्त लोगों ने क्या है, जो साधारण और कमजोर लोग थे उनको क्या बनाया, अपना दास बना लिया। तो ऐसे में समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, एक दास और दूसरा उसका स्वामी। ठीक है। तो स्वामी कम थे, दास अधिक थे संख्या में, लेकिन फिर भी क्या थे, जो स्वामी थे प्रभावशाली थे, उन्होंने दास का शोषण किया और क्या है, अपने हितों को समृद्ध किया। ठीक है। तो दास स्वामी ऐसे बना, एक नई अवस्था आई संवाद की, वो क्या चली गई, सामंतवादी। ठीक है। तो संवाद सामंतवादी में तो जो स्वामियों ने संसाधन इकट्ठे किए, इसका शोषण करके, दास का शोषण करके, जो स्वामी थे वो क्या बन गए, सामंत बन गए, सामंत युग में जाके। ठीक है। तो इस सामंतवादी युग में सामंत क्या हो गए, प्रभावशाली हो गए, और दूसरा वर्ग को क्या बना, किसानों का। सामंतों ने किनका शोषण किया, किसानों का। किसानों का शोषण करके सामंत क्या और प्रभावशाली बन गए। ठीक है। और वो किए क्या है, पूंजी इकट्ठी करके बन गए सामंत पूंजीपति। तो अभी यह अवस्था क्या आ गई, पूंजीवाद। देखो ये संवाद यानी जो सामंत था, ये आने वाले टाइम में क्या बना, वाद। ठीक है। फिर इसका विरुद्ध प्रतिवाद शुरू हुआ, फिर ये आगे बन गया क्या है, संवाद। तो नई अवस्था क्या आ गई, पूंजीवाद। इस अवस्था में दो हो गए, एक तो पूंजीपति और दूसरा क्या होगा, श्रमिक, जो पूंजीपतियों के यहाँ काम करता था। लेकिन पूंजीवाद की भिन्नता ये थी कि यहाँ पे जो दो वर्गों के बीच मतभेद था वो सबसे ज्यादा मुखर हो गया, सबसे ज्यादा क्लियर हुआ, और एक क्रोनिक कैपिटलिज्म स्थापित हो जाएगा। मार्क्स ने कहा जब पूंजीवाद अपने चरम पे होगा तो क्रोनिक कैपिटलिज्म, विकृत पूंजीवाद स्थापित होगा, और कुछ गिने चुने लोगों का ही समाज के अधिकांश संसाधनों पर नियंत्रण होगा। ऐसी अवस्था में पूंजीपति तो गिने चुने लोग होंगे और अधिकतर क्या होंगे, लोग श्रमिक होंगे। ठीक है। ऐसी अवस्था में जब श्रमिकों के बीच कंपटीशन उत्पन्न होगा तो पूंजीपति उनका और अधिक शोषण करेंगे, और अंत में क्या ज्यादा फले फूलेंगे। क्योंकि जिस प्रकार पूंजीवाद में ये शोषण अपने चरम पे पहुंच जाएगा, उसी के परिणाम से श्रमिकों में भी जागृति उत्पन्न होगी। ठीक है। और श्रमिक समझेंगे कि उनका शोषण करके पूंजीपति ने संपत्ति कमा ली है। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया के श्रमिक एक हो जाएंगे, और वो एक होकर क्या करेंगे, पूंजीपतियों की हिंसा द्वारा इनका समाप्त कर देंगे। पूंजीपति जब श्रमिक पूंजीपतियों को हिंसा के द्वारा समाप्त कर देंगे, फिर जो अगली अवस्था आएगी वो साम्यवाद। ठीक है। ये समाज की उच्चतम अवस्था होगी, क्योंकि इसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। सभी लोग क्या होंगे, श्रमिक होंगे, यानी सब क्या है, उत्पादन की क्रियाओं में भाग लेंगे। सभी अपना श्रमिक, सभी शोषण, सभी परिश्रम करके खाएंगे। किसी को दूसरे के परिश्रम पर पलने का अधिकार नहीं होगा इस अवस्था में, यानी साम्यवाद में। ठीक है। सब अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करेंगे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त करेंगे। यहाँ पे कोई शोषक नहीं होगा। तो क्या है, वर्ग संघर्ष भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो मार्क्स ने क्या कहा, एक आर्थिक आधार पर इतिहास की व्याख्या कर दी। ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण, आर्थिक आधार पर इतिहास का लेखन किसने किया, मार्क्सवादी दृष्टिकोण में होता है। सबसे पहले जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण को वैज्ञानिक आधार, इतिहास लेखन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को जो वैज्ञानिक आधार प्रदान किया वो कार्ल मार्क्स ने प्रदान किया। ठीक है। और जो मार्क्सवाद है, ये मैंने समझा दिया क्या था मार्क्सवाद। हालांकि आपको इतिहास में नहीं लिखना, पॉलिटिकल साइंस में आता है ये। जो मैं बताया, सिर्फ आपको इतना लिखना है, आर्थिक आधार पर इतिहास का लेखन मार्क्सवादी इतिहास लेखन कहलाता है। इसका प्रारंभ यानी इतिहास लेखन को आर्थिक आधार कार्ल मार्क्स ने प्रदान किया। भारत में मार्क्सवादी आधार पर इतिहास लेखन का कार्य डीडी कोसाम्बी ने सबसे पहले शुरू किया। डीडी कोसाम्बी, ठीक है। डीडी कोसाम्बी की जो बुक है उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। इसके बाद जो मार्क्सवादी इतिहास लेखक है, प्राचीन काल के मार्क्सवादी जो इतिहास लेखक है, वो रोमिला थापर और
रामधन शर्मा है, मध्यकालीन इतिहास के सतीश चंद्र और इरफान हबीब है, और आधुनिक काल के मार्क्सवादी इतिहासकार विपिन चंद्रा है। ठीक है, तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन आर्थिक आधार पर इतिहास का लिखना मार्क्सवादी इतिहास लेखन कहलाता है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। भारत में मार्क्सवादी आधार पर इतिहास लेखन का कार्य डी.डी. गोस्वामी ने किया। ठीक है, और रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा प्राचीन भारतीय इतिहास के मार्क्सवादी इतिहास लेखक है। फिर मध्यकाल के सतीश चंद्र और इरफान हबीब, और आधुनिक काल के विपिन चंद्रा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये सेकंड चैप्टर पूरा हो जाता है। आपको कर लेना है। यदि आपको कुछ मुश्किल आती है इस चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।